Hello, good evening and Jai Hind to each one of you present over here. Today in this video we are going to start with the next chapter, that is your writs. So let us start without any delay. रिट्स में आपको बहुत सारे टाइप ऑफ रिट्स में पढ़ाने वाली हूँ। 5 पूरे आज आप लर्न करेंगे ट्रिक से और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी के किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आई मेक श्योर कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके इजीली इसमें सब कुछ कवर करा दूँ एंड देयर आफ्टर प्रैक्टिस भी करा दूँ, सो डैट आपका ये टॉपिक आज यहीं के यहीं कंप्लीट हो जाए। सो रिट्स जो होती हैं इसमें हमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। पहली बात तो रिट्स हैं क्या? रिट्स लीगल ऑर्डर्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट तो ये रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226। तो ये दो बातें अभी आपको यहाँ पे याद करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए या वायलेशन के अगेंस्ट में इशू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट कोई इंडिविजुअल या कोई स्टेट या गवर्नमेंट कोई भी छीनता है आपसे, तो यू हैव द राइट कि आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं एंड आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट की मदद ले सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ये एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और सर्विंग as a crucial legal remedy for the safeguarding what fundamental rights and ensuring accountability to the public authorities। इंडिया में जो रिट्स होती हैं ये जो है ये लीगल सिस्टम का एक कॉर्नस्टोन होती हैं एंड इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू सीक जुडिशियल इंटरवेंशंस व्हेन देयर राइट्स आर वायलेटेड और व्हेन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज फेल टू एक्ट बाय द लॉ। रिट्स जो है ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं बेटा? देखो, रिट्स को हम प्रेरोगेटिव रिट्स भी कहते हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है। ये रिट्स जो है हमने कहाँ से बोरो किए हैं? हमने इसको यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी मोनार्क की या फिर किंग की कि वो सबको जो है राइट्स सिटीजन्स की इंश्योर कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो पावर टू इशू रिट्स इज ग्रांटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल मैंने दोनों आपको पहले ही सिखा दिया है रिस्पेक्टिवली। दीज आर्टिकल्स प्ले अ की रोल इन इंश्योरिंग जुडिशियल रिव्यू एंड सेफगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अगर हम 32 की बात करें, दिस आर्टिकल गिव्स द सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी टू इशू रिट्स to enforce fundamental rights and it is often called the heart and soul of the constitution because it allows individuals to directly approach the apex or the supreme court। अगर मैं 226 की बात करूं तो ये आर्टिकल एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वह रिट इशू कर सकता है अगर किसी बंदे की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गई हैं तो। और ये जो है इस आप याद रखेंगे हाई कोर्ट में रिट्स 2 तरह की इशू हो सकती हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने गए हों या कोई लीगल राइट्स जो हैं ये आपके छीने गए, तो फंडामेंटल राइट्स भी अगर आपके वायलेट हुए हैं या फिर लीगल, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं एंड हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। वेयर एज सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जाएंगे जब सिर्फ और सिर्फ मैटर आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो एंड नॉट लीगल राइट, एंड हेंस इसीलिए हम क्या कहते हैं, द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ the writ jurisdiction of your supreme court। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स में। हम अलग अलग टाइप देखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ योर रिट इज habeas corpus। व्हाट इज द layman मीनिंग ऑफ इट? द मीनिंग ऑफ इट इज what? to have a body of। तो पहले तो ये एक लैटिन वर्ड है habeas corpus एंड इसका मतलब होता है to have a body of। इसका मतलब किसी बॉडी को लेकर आना अपने पास। ना दिस बॉडी इज सम बॉडी, ये ऐसी कोई बॉडी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे कैद किया गया है। ये पुलिस भी इन्हें कैद कर सकती है और कोई इंडिविजुअल इंसान भी किसी को कैद कर सकता है। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। दिस रिट इज एन ऑर्डर इशू बाय कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर इंडिविजुअल। एक ऐसा बंदा जिसने किसी और को डिटेन किया है, गिरफ्तारी में रखा है। अब ये एक पुलिस वाला बंदा भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल बंदा अगर किसी को किडनैप कर रहा है तो वो भी हो सकता है। उसके अगेंस्ट इशू होता है और इस रिट में सुप्रीम कोर्ट बोलती है या हाई कोर्ट बोलती है कि प्रोड्यूस करें द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। ये ऑर्डर देती है कि जिस बंदे को कैद करके रखा है उसे हमारे आगे प्रस्तुत करें। then examines the reasons and legality behind the detention। इसके बाद कोर्ट एग्जामिन करती है कि जिस बंदे को कैद किया है
क्या ये लीगली किया हुआ है कि इलीगली किया हुआ है। अगर कोर्ट ने पाया कि जो कैद था या डिटेंशन था वो अनलॉफुल है, तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट विल ऑर्डर द इमीडिएट रिलीज ऑफ दैट डिटेन पर्सन। तो जिस बंदे को अगवा कर रखा है या किडनैप कर रखा है या किसी को गिरफ्तार कर रखा है पुलिस ने, उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा अगर कोर्ट को ये पता चल गया कि द डिटेंशन वाज अनलॉफुल। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अथॉरिटीज। नाउ दिस इज अ की टेक, इट इज अ टेक अवे फ्रॉम द एंटायर पैसेज कि ये पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट ही इशू हो सकता है। हाउएवर, द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस विल नॉट बी इशूड इन केसेस वेयर, कुछ ऐसे केसेस और यू कैन से दी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जहां पे आपका रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा। ऑब्वियसली पहला केस है कि व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल, जब किसी को लॉफुली लीगली कैद किया जाएगा तो हेबियस कॉर्पस क्यों ही इशू होगा। देन द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द लीगल ऑफ द लेजिस्लेचर और कोर्ट। और दूसरा केस है कि अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, यानी कि कोर्ट की जो ऑर्डर्स है वो आपने नहीं माने या बात नहीं मानी, तो उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में भी रिट इशू नहीं होगा। देन इज डिटेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट बॉडी। तीसरा केस वो केस है जिसमें कि रिट इशू नहीं होता है अगर कैद या डिटेंशन जो है वो किसी कंपीटेंट बॉडी ने करा हो तो रिट इशू नहीं होगा। मे बी द कंपीटेंट बॉडी, फॉर एग्जांपल some subordinate court or tribunal, or it could be high court in some matters, उन्होंने कुछ चीज़ों को अपने एंड पे ध्यान रख के एक पर्सन को डिटेन किया है। नाउ यू कैन नॉट गो एंड सी कि हमें रिट इशू करना है बिकॉज हाई कोर्ट हैज डिटेन्ड माई any person related to me or my relative. The very last case is detention is outside the jurisdiction of the court. So jurisdiction का सीधा सिंपल मतलब क्या है कि कितनी कोर्ट की बाउंड्री है, कितनी उसकी कितनी औकात है कि वो कौन कौन से मैटर पे जो है वो रिट जारी करेगा कि नहीं करेगा, उसके अंडर क्या क्या आता है। अब अगर किसी कोर्ट ने अपने औकात के, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन कुछ मैटर पे कुछ एक्शन लिए हैं, तो उस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि रिट जारी कर देते हैं, राइट। बिकॉज ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं था, तो वो उसके अगेंस्ट रिट भी नहीं इशू होगा। तो 4 केसेस बताए मैंने, कौन कौन से। पहला केस व्हेन द डिटेंशन इज वेरी लॉफुल। सेकंड केस मैंने बताया जो कि प्रोसीडिंग्स जो होगी इसमें क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा इसमें। तीसरा मैंने बताया जब डिटेंशन है जो वो किसी कंपीटेंट बॉडी द्वारा की गई है। एंड लास्ट केस जब जो डिटेंशन है वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कोर्ट टू सॉल्व इट, तो कोर्ट रिट कैसे जारी कर सकता है। तो आई थिंक हेबियस कॉर्पस क्लियर हो गया आप सबको, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंडिविजुअल्स। सेकेंड रिट इज योर मैंडेमस। द वेरी लिटरल मीनिंग ऑफ मैंडेमस इज वी कमांड। यहां पे कोई किसी को कमांड दे रहा है, कौन किसको कमांड देगा, इट इज डायरेक्टली इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। ध्यान देने की बात है कि ये पब्लिक ऑफिशियल्स को, पब्लिक मेंबर्स या सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वैसे, अच्छा ये प्राइवेट के लिए भी हो सकता है, लेकिन ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो एज अ पब्लिक प्लेयर वर्क कर रहे हैं सिर्फ उसी केस में, अदरवाइज ये प्राइवेट बॉडीज पे नहीं होता। तो सिर्फ लिख के आएगा कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो आप बोलेंगे कि नो, मैंडेमस इशू नहीं होगा। अगर लिख के आएगा कि प्राइवेट प्लेयर्स हु इज वर्किंग अभी के लिए एज अ पब्लिक मेंबर और पब्लिक ऑफिस, तो आएगा यस। क्लियर। Public official compelling them to perform a duty that they are legally obligated to fulfill but have either failed or refused to do so. तो मैंडेमस किसके अगेंस्ट में इशू होता है, एक ऐसा बंदा जो सरकारी बंदा है और वो अपना काम नहीं कर रहा है या अपना काम करने से मना कर रहा है, तो उसको अथॉरिटी जो होगी, पावर जो होगा उसके ऊपर, वो आकर के कमांड देगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको वी कमांड। सो रिट के तहत इसे कमांड मिलने वाला है कि बेटा जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है काम कर ले जरा वो, नहीं तो अगेन दिस रिट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, लोअर कोर्ट्स,
tribunals or government agencies to ensure they perform their duties officially. However, mandamus cannot be issued in the following cases. Mandamus कुछ cases में नहीं issue होता है, जैसे कि it is not issued against private organizations or private individuals, mind you, but it could be issued against a private individual or body who is for a time being working as a public body. Okay, so to enforce the departmental instructions without statutory backing, और इसमें कोई भी अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वो अपने एंड पे आप चल जाएंगे, इसके लिए रिट इशू नहीं होगा. Then where the duty is discretionary rather than mandatory, whenever the duty is discretionary यानी कि ऑप्शनल है कि काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, that way obviously 90% of the people would say I would take rest and I would not work. तो वहाँ discretionary matters पे mandamus issue नहीं होगा. Then to enforce the contractual obligations, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस केस में भी नहीं होगा. वाई? यहाँ पर रिट नहीं होगा, बट अगेन कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो लीगल एक्शंस टेक केयर करेंगे, यहाँ पे लीगल एक्शंस लगेंगे. पर हाँ, अगेन दिस इज नॉट अंडर योर आर्टिकल 32 और 226, रिट के अंडर पे नहीं आते कॉन्ट्रैक्चुअल वाली चीजें. Then against the President of India and the governors of each and every state. तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे गवर्नर साहब है वो और प्रेसिडेंट जी हैं, अगर ये अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप इनके अगेंस्ट रिट जारी नहीं करवा सकते. इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 161. ओके, 161 के तहत इनको छूट मिला गया है कि प्रेसिडेंट जो है she or he can have the gala time and the mandamus writ shouldn't be issued against. Then against the Chief Justice of the High Court acting in the judicial capacity. तो ये सारे हमारे वो लोग हो गए जिसके अगेंस्ट हम रिट ऑफ मैंडमस जारी नहीं कर सकते. मैंडमस का मतलब मैंने आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की है, जिसमें कमांड दिया जाता है आपको आपके काम करने के लिए, जो आप या तो नहीं कर रहे होते हैं या करने से मना कर रहे होते हैं. प्रोहिबिशन इज योर थर्ड रिट. प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड करना. So this writ is issued by higher court to a lower court or any sort of tribunal. वहाँ पे क्या करते हैं? Preventing it from acting beyond its legal authority or jurisdiction it does not have. तो ध्यान देना, मैं अभी आपको दो रिट्स एक जैसे डिट्टो पढ़ाने वाली हूँ. एक का नाम है बेटा प्रोहिबिशन एंड द अदर वन इज योर सर्ट्योररी. दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस एक डिफरेंस है. प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिशन थोड़ा लल्लू वाला, थोड़ा हल्के दिल वाला है, जबकि जो सर्ट्योररी है ये शैतानों का शैतान है तुम्हारी तरह बिल्कुल. तो इस केस में क्या होगा? जो लोअर कोर्ट है, ये दिस कोर्ट कुड बी योर सबऑर्डिनेट कोर्ट, योर ट्रिब्यूनल्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह सब इसमें आ सकती हैं. जब छोटे कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर के मैटर को सॉल्व करने के चक्कर में रहती हैं या सॉल्व करने जा रही होती हैं, तो जो हायर कोर्ट है वो आकर उनको एक टपरी मारता है और बोलता है रुक जाओ, थम जाओ, दिस टॉपिक इज नॉट अंडर योर जुरिस्डिक्शन सो स्टे अवे. ऐसा बोलता है यहाँ पे हायर कोर्ट. प्रोहिबिशन में ध्यान रखिएगा, जो लोअर कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये क्या कर रहा है? अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर के मैटर पे कोई रिफॉर्म को उसको सॉल्व करना चाह रहा है, राइट? तो ऐसे वाइल मैंडमस कमांड करता था अथॉरिटी को, यहाँ पे रोकते हैं उसको कि भाई काम मत कर, जबकि मैंडमस में क्या कह रहे थे हम कि बेटा वी कमांड यू टू डू योर वर्क. बात समझ में आएगी? सो प्रोहिबिशन में द हायर कोर्ट प्रोहिबिट or what or forbid or stops the lower court to not perform the duty which the lower court is performing. Why? Because it is not under its jurisdiction, right? अब आ जाओ आगे. The writ of prohibition can only be issued against judicial and quasi judicial authorities. ये सिर्फ judicial या quasi judicial bodies के against issue होता है. It cannot be invoked against administrative authorities, legislative bodies और private individuals and organizations. तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो writ of prohibition है ये सिर्फ judicial and quasi judicial, semi judicial bodies के against issue हो रहा है. अब आ जाओ इसी का बड़ा भाई और चंड भाई, इसका नाम है सर्ट्योररी.
सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। यहाँ पे जो लोअर कोर्ट है वो इतना बदमाश हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट की बात ना सुनते हुए वो ऐसे मैटर पे अपना केस सुना देता है, जजमेंट पास कर देता है, सॉल्व कर देता है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आती है। इतना बदमाश है, ठीक है। इसके पहले वाले में स्टिल ही वाज ट्राइंग, ही नहीं बोल सकते हैं कि लोअर कोर्ट वाज जस्ट ट्राइंग टू हैव दैट थिंग व्हिच इज नॉट अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। पर यहाँ सर्टियोररी में जो चीज इसके ज्यूरिसडिक्शन पे नहीं थी उस पे इसने काम कर दिया, कांड कर दिया। अब जो है हायर कोर्ट आएगा, अब हायर कोर्ट बोलेगा कि क्या करो भाई, either to transfer the case to itself or quash the decisions made by the lower authority। यहाँ क्योंकि वो डिसीजन दे चुका है तो हायर कोर्ट क्या बोलेगा, करेगा, उस डिसीजन को क्वाश कर देगा। ये शब्द याद रखना, क्वाश का मतलब है खारिज कर देगा, उसे कैंसिल कर देगा कि नो इट वाजंट अंडर योर ज्यूरिसडिक्शन, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, आपने क्यों किया, और एल्स वो खुद के पास ले लेगा, ठीक है, ओके। Or when there is an error in the application of law, unlike prohibition which only prevents future action, certiorari can be both preventive and corrective। ये preventive भी हो सकता है, corrective भी हो सकता है, addressing the past legal errors। बात समझ में आ गई? Originally, certiorari was only issued against judicial and quasi-judicial bodies, but in 1991, Supreme Court expanded its scope, allowing it to be issued against administrative authorities that impact individuals' rights as well. Unlike prohibition, certiorari cannot be issued against legislative bodies, private organizations and individual। I hope ये समझ में आ गया हो आपको certiorari and prohibition। And the very last writ is your क्यो वारंटो। क्यो वारंटो हमारा लास्ट रेट है और इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। तो अभी आपने यूपीएससी का रिजल्ट आया और सबने देखा होगा कि देयर आर मल्टीपल पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु आर क्लेमिंग कि हमारा रैंक ये है, एंड दे वर ऑल ओवर द न्यूज़पेपर एंड मीडिया। वही ये वाला हमारा रेट आता है क्यो वारंटो का। दिस रिट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। दिस इंश्योर्स कि एक बंदे की लीगैलिटी कितनी है, वो किस हक से एक पद को क्लेम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कल को ऑफिसर बन गए हैं, पर क्या आपने सारे स्टेजेस क्लियर किए हैं, सारा प्री मेंस आपका जो सीडीएस का रिटन है, देन योर एसएसबी प्रोसीजर्स, योर मेडिकल्स, मेरिट एटसेट्रा, ये सारा आपने किया है कि नहीं कि आपने धोखाधड़ी करके पाया है। इसी के लिए एक रिट जारी होता है जिसमें हम पूछते हैं कि बाय व्हाट वारंट आर यू होल्डिंग दिस अथॉरिटी। इट सर्व्स टू प्रिवेंट द अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस by someone without proper legal authority। The writ can only be issued for the substantive public offices, मतलब legal public office के लिए of a permanent nature established by law or the constitution, and it does not apply to, याद रखिएगा, ये ministers और private officers के लिए, ministerial और private offices के लिए नहीं है। Unlike other writs, quo warranto can be filed by any interested person and not just by the individual directly affected by usurpation of the office। तो इसके लिए आप कलेक्टिवली या किसी और पर्सन द्वारा भी करा जा सकता है। क्लियर है क्यो वारंटो? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर रिट्स। आई होप सारे आज के आज क्लैरिफाई हो गए हैं। लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड ऑन द सेम टॉपिक in the same examination। The very first question say, with reference to the writ jurisdiction by the courts in India, consider the following statements। The very first statement is mandamus। mandamus का क्या मतलब था बच्चा? mandamus का मतलब होता था वी कमांड, राइट? तो वी कमांड पहले देख लोगे कि mandamus तो मैम वी कमांड वाला था, वी कमांड, okay। So mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty, right? सही तो बात है। तो मैंडमस क्यों ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ के अगेंस्ट इशू होगा अगर वो किसी पब्लिक ड्यूटी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वेरी करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, तो सेकंड एलिमिनेट हो गया हमारा। देन मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, गलत हो गया,
गवर्नमेंट कंपनी है तो लगेगा। सेकंड इज रॉन्ग, तो हमारा ये चला गया और ये लो भाई आंसर आ गया 1 and 3 ओनली। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव कोर्ट ऑब्टेन अ रिट ऑफ, अभी बताया था ना कि इसमें पेटिशनर्स भी हो सकते हैं। सो योर 1 and 3 विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सॉल्व करना चाहते हैं? ओके ट्राई, मैं भी जब तक पढ़ती हूँ। विद रेफरेंस टू द रिट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, the writ of correct बताना है, the writ of habeas corpus to have the body of, याद है कैद किया था, detention. The writ of habeas corpus can be issued against both public and private individuals. Very correct. One is correct, तो B चला गया हमारा. The writ of mandamus we command can be issued against President of India. Oh my God, mandamus we command देंगे क्या? No, mandamus issue नहीं होता है, तो सेकंड एलिमिनेट करेंगे आप एंड आंसर आ जाएगा आपका 1 and 3। लास्ट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। The writ of certiorari can be issued against judicial and quasi judicial, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the writ of quo warranto by what warrant, है ना, by what warrant issued by court in India is primarily intended to, क्या होता है इसके लिए? अगेन टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली, नहीं है तो हिबियस कॉर्पस है। टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, नहीं, परफॉर्म ड्यूटी में वी कमांड आता है, मैंडमस। लोअर कोर्ट हायर कोर्ट वाले में तो सर्टियोरी प्रोहिबिशन आता है, तो एक ही आंसर है दैट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सनस क्लेम टू पब्लिक ऑफिस एंड oust him if the claim is not well found, खारिज कर दिया जाएगा अगर उसका क्लेम गलत निकला। Next question is your question number 4 which say assertion the writ of mandamus cannot be issued against the president or governor. Okay, सही बात है। The president and governor enjoy constitutional immunity for the exercise of their powers and duties under article 361 of the Indian Constitution. बिल्कुल सही है, both the statements are correct and R is true explanation to R A. Next and the last question is, mind you, I'll be giving you one extra question which would be your homework question. Question number 5 say assertion the writ jurisdiction of High Court is wider than that of the Supreme Court. Yes, fundamental rights as well and legal other rights as well. And the high courts can issue writs not only for enforcement of the fundamental rights but also for any other purpose. Article 226 of the Indian Constitution. The answer is perfectly correct. Region is also perfectly correct. So the option which would fall for it would be both A and R are true and R correctly explains A. This is your last question and you are going to answer the same in the comment box down. जिनका सही होगा will give a thumbs up and will pin it. देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ देती हूँ। With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statement. The writ of habeas corpus is to produce a person who has been unlawfully detained before the court. साफ साफ आंसर बोल रहा है कि मैं सही हूँ कि क्या, खुद ही पता है, अभी पढ़ा है आज ही। The writ of mandamus can be issued against private individuals performing no public duty. क्या ऐसे होता है? एलिमिनेशन लग रहा है भाई साहब, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ओके, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। अब बता दोगे भाई खतरनाक एलिमिनेशन लग रहा है। अब तो थर्ड बोल रहा है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम, ओके, द रिट ऑफ सर्टियोरी इशूड टू ट्रांसफर केस और क्वाश द केस, राइट, बाय हायर कोर्ट, राइट। तो आप बताएंगे अपना आंसर और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।